बाजार पे तो आप लोग दिन भर बात करते रहते हैं और बाजार पे हम बात करेंगे भी, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं हमारे शो पे वो बाजार के बहुत पुराने वेटरन हैं। पीएसयू बैंक में 1-1.5 साल से बता रहे थे। लेकिन उसके अलावा वो बहुत बड़े वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं, तो हम हमेशा उनसे बातचीत उनकी लेटेस्ट स्टॉक पिक के बारे में नहीं, लेटेस्ट सैंक्चुरी जो घूम के आए उसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ श्रीधर शिवराम इनाम ग्रुप के हमारे साथ स्टूडियोज में हैं। और ये जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट उनके कैमरे से खींची हुई हैं। और ये देखिए कितनी ये वाइल्ड बोर है। श्रीधर, आप कभी नहीं होके आए हैं? हाँ, तो वीकेंड पे मैं कबिनी में था। मेरे एक पैशन है वाइल्ड लाइफ और जंगल के साथ जुड़े रहने का, और कंजर्वेशन का भी हम काफ़ी काम करते हैं, एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का काम एक साथ हो जाता है। तो ये वाइल्ड लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया हो कि टाइगर और ये जो वाइल्ड कैट पॉपुलेशन है इंडिया में वो काफी इंक्रीज हो गई लास्ट 3-4 सालों में, लोग बोल रहे हैं। आई वुड से लास्ट 10 साल में बहुत कंजर्वेशन की बहुत काम हुई है। उसका इफेक्ट हम अभी देख रहे हैं। इट्स लाइक जो हम रिफॉर्म्स देखते हैं मार्केट में, इमीडिएट उसकी बेनिफिट नहीं दिखती है, उसकी बेनिफिट हमें थोड़ी दिन के बाद दिखती है। वैसे ही है, इधर भी कंजर्वेशन के बहुत काम हुए हैं। मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए जो एफर्ट्स गवर्नमेंट ने किए हैं, एनजीओज ने काम किए हैं, उसका इफेक्ट अब दिख रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अभी भी काफ़ी है और बहुत भी काम अभी बाकी है। मुझे याद है लास्ट टाइम आपने एक दिखाई थी जहाँ पे एक तेंदुआ रोड क्रॉस कर रहा था और वो गलती से किसी बाइकर के नीचे फंस गया बेचारा। तो ये इश्यूज होते हैं क्योंकि काफ़ी जो वाइल्ड लाइफ के पार्क्स हैं वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी है। तो काफ़ी गांव जो जंगल के अंदर है उनको तो निकाला गया है ऑलरेडी। काफ़ी काम हुआ है, अभी भी काफ़ी काम बाकी है, बट द मूवमेंट जो है वो सही दिशा में जा रही है। इसके लिए हम जो देख रहे हैं, आपने जैसे बताया कि वाइल्ड कैट्स की जो नंबर्स हैं काफ़ी बढ़ गई हैं। इनफैक्ट गडकरी जी बहुत साफ तौर पे अभी वो असम साइड में नॉर्थ ईस्ट में कुछ ट्रेन्स से हिट हो गए आपके एलिफेंट्स वगैरह, और उन्होंने बहुत खास तौर पे ये बात बोली है कि हम एलिवेटेड कॉरिडोर्स जगह जगह बनाएंगे ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन को और ट्रैफिक को क्रॉस ही नहीं करना पड़े, एलिवेटेड ही निकल जाए वहाँ से। एलिवेटेड कॉरिडोर आप देखिए महाराष्ट्र और एमपी साइड में पेंच के जंगल के ऊपर से जो कॉरिडोर बनी है, तो उसमें ऑलरेडी एलिवेटेड कॉरिडोर है। और नीचे की जो कैमरा ट्रैप से इमेजेस आती है उसमें रेगुलरली आपको टाइगर, लेपर्ड, हिरन वगैरह जो है क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। तो हमारे पीसीआर में भी जो है एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं आनंद जी, वो मुझे बता रहे हैं कि वो एलिवेटेड कॉरिडोर के अंदर उन्होंने कैमरेज लगा रखे हैं। करेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ। वो एलिवेटेड कॉरिडोर के अंदर जो कैमरास हैं उसमें से ये सब दिख रहे हैं कि इट इज वर्किंग। सो द एलिवेटेड कॉरिडोर इज वर्किंग। सो जैसे मैंने बताया कि कंजर्वेशन और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हमने बहुत काम किया है, मतलब गवर्नमेंट एंड एनजीओ सबने मिलके जो काम किया है, और बहुत काम बाकी है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, बट आई थिंक जैसे कहा कि ये हमारी दिशा एकदम सही जा रही है। डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन सही है, स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है। और लोग बोलते हैं कि जो फोटोग्राफी है वाइल्ड लाइफ, वो इन्वेस्टिंग के साथ उसके बड़े सारे कॉमनैलिटीज हैं, क्योंकि आपको एक परफेक्ट शॉट के लिए पेशेंटली बहुत लंबे अवधि तक वेट करना पड़ता है। वही हाल इन्वेस्टिंग में भी है। तो मैं एक्चुअली बोलता हूँ कि ये दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है। एक तो जैसे हम इन्वेस्टिंग के लिए हम थोड़ा रिसर्च करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ पार्क्स भी, आपकी कोई भी पार्क में रैंडमली जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ दिखी जाए। तो आपको थोड़ा इसमें रिसर्च करना पड़ता है कि कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे मूवमेंट है। दूसरा है पेशेंस, जो हम इन्वेस्टिंग में हम बोलते हैं कि इन्वेस्ट करके आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, या जो उसको बोलते हैं कि अगले दिन आपको इसमें मुनाफा जो अगर मिलना है वो नहीं मिलता है। तो आपको पेशेंस, वाइल्ड लाइफ में भी आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, और वो पेशेंस का जो फल है वो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। कि ये बताइए कि पीएसयू बैंक्स में आपने जो 1 साल 1.5 साल पहले पोजीशन बनाना शुरू किया था, अभी भी आप होल्ड करें, वो पेशेंस आपको फल दे रही है? क्योंकि कल बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नंबर देखा, और अदरवाइज भी लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साउथ इंडियन, जेएनके, ऐसे इस कम्युनिटी को अनटचेबल्स बना दिया था। लेकिन जिस हिसाब से नंबर बदले, आपको लगता है बाजार का रुख भी बदल रहा है? नहीं, मैं तो अभी भी बहुत बुलिश हूँ इन पे। मैं ये ज़रूर मानूंगा कि जब हमने ख़रीदा था अर्ली 2021 में, तो ये ट्रेड के हिसाब से ख़रीदा था कि हम एक पीएसयू बैंक से मिले थे जिसकी प्री प्रोविजन प्रॉफिट उनके मार्केट कैप से कम थी। मतलब इतनी एब्सर्ड नंबर्स थी,
तो वहाँ से फिर हमने ये इन्वेस्टिगेशन और हमारी रिसर्च हमने स्टार्ट की और पहले तो ये ट्रेड के जैसे लगा, बट इवेंचुअली जैसे जो इकोनॉमी की बाकी जो डेटा पॉइंट्स है सब अलाइन हो गई हैं, जैसे बोलते हैं कि स्टार्स आर अलाइंड। तो इनकी सबसे बड़ी जो एडवांटेज है कि इन्होंने प्रोविजनिंग जो है बहुत अच्छी की हुई है पिछले 4-5 साल में। तो अभी उनका ऑलरेडी प्रोविजनिंग 80-90, जैसे आपने बोला एक बैंक उसकी 97% प्रोविजनिंग है। तो राइट बैक्स बहुत आ रही हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ है, तो अभी आपको राइट बैक्स आ रही हैं। दूसरा जो है, जो फ्रेश लोन में एनपीएस बहुत कम आ रहे हैं। ये पीएसयू बैंक्स के लिए नहीं है, एंटायर बैंकिंग सेक्टर के लिए फ्रेश लोन्स में एनपीएस बहुत कम आ रही हैं, बोथ कॉर्पोरेट एंड रिटेल। सो फॉर वट एवर रीजन हम अभी एक स्वीट स्पॉट में हैं, तो इसका बेनिफिट भी उनको मिल रहा है। और तीसरा है कि इनका जो स्टार्टिंग वैल्यूएशन पॉइंट वो बहुत ही लो था, जैसे आपने बोला था ये अनटचेबल है। अब कई बड़े दिग्गज फंड मैनेजर से बात करते हैं, मोस्ट पीपल यही बोलते हैं कि नहीं पीएसयू तो हम टच नहीं करते हैं क्योंकि वो पहले इसमें मार खाए हुए हैं। बट हम इतने साल से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम कभी कोई भी सेक्टर को पूरा ना नहीं करते हैं। कभी कभी अपॉर्चुनिटी आती है। इनफैक्ट जब हम पहली बार वो बैंक से मिले थे नवंबर ऑफ 20 में, हमने ऐसे ही मीटिंग ले ली थी थिंकिंग कि हम इन्वेस्ट तो करेंगे नहीं, पर बात करते करते बहुत कुछ निकल जाता है। तो आई थिंक वो ही है कि हम कोई भी सेक्टर या स्टॉक को हम कंप्लीटली ना नहीं करते, फ्लेक्सिबल है और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हमें काम करते हैं। मार्केट में वेल्थ क्रिएट करना है, अगर वेल्थ क्रिएट करने के बहुत रास्ते हैं, वैल्यू है, ग्रोथ है, कुछ बोलते हैं दोनों के बीच में कुछ एक रास्ता है, हम सारे रास्ते लेना चाहते हैं। बिल्कुल। श्रीधर, गुड मॉर्निंग। टू सेव वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी है और इस पर आप इतना काम कर रही है जानकर काफ़ी खुशी हुई। थैंक यू मैम। इनफैक्ट इसके लिए विजन भी चाहिए और विजन मार्केट्स के लिए भी चाहिए। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर अभी हम बात कर रहे थे, बेयर बुल कॉन्फ्लिक्ट भी इस वक्त नजर आ रहा है। इसे कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि ग्रोथ वर्सेस वैल्यू, मई में जब आप हमारे साथ जुड़े थे तब आपने बताया था कि पीएसयूज जो है वो अंडर वैल्यू हुए हैं और री रेटिंग दिखेगी। इस वक्त स्थिति वैसी नजर आ रही है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच बाजार पर आप कैसे देख रहे हैं? मैं यही बोलूँगा कि ये बेयर बुल कॉन्फ्लिक्ट अभी और 6 महीने मेरे हिसाब से और चलेगी, क्योंकि जो ग्लोबली जो मैक्रो इकोनॉमी की हम डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं वो अभी भी इतनी फेवरेबल नहीं है। आप यूएस की आप इन्फ्लेशन ले लीजिए, अभी भी 7 के ऊपर चल रहा है। मान लीजिए कि वो 5 के नीचे भी आ गया एंड ऑफ द ईयर, उनका जो बेस नंबर है वो 2% है। तो यूएस फेड अगर इंटरेस्ट रेट एक और हाइक करके पॉज भी करे, वो घटा नहीं सकते इतनी जल्दी। सेम मैं इंडिया के लिए बोलूँगा कि जब तक हमारी जो इन्फ्लेशन है सीपीआई वो 4 के नीचे कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 6 महीने नहीं रहेगी, हम रेट रिडक्शन फ्रॉम सेंट्रल बैंक नहीं देख सकेंगे। तो ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं ये इतनी कंड्यूसिव नहीं है बुल मार्केट के लिए। तो इसके लिए अभी बेयर थोड़े हावी हैं, और जो बेयर हावी हैं वो ज़्यादा ग्रोथ स्टॉक्स पे हावी हैं जिनकी ग्रोथ बहुत हाई एक्सपेक्टेड है और उनकी पी रेशियोज और प्राइसिंग भी उतनी हाई है। तो इसके लिए हम ये जो वैल्यू वर्सेस ग्रोथ की हम बात करते हैं, ये वैल्यू अभी हावी है। तो मार्केट इफ़ यू सी पिछले साल फ्लैट थी, अब 4-5% ऊपर थी, उसमें ग्रोथ स्टॉक्स ने बहुत बीटिंग लिया और वैल्यू स्टॉक्स ने जो है मार्केट को संभाला। हमारे हिसाब से शायद 6 महीने और ये जो हम डाइकोटमी देख रहे हैं वेयर वैल्यू आउट परफॉर्म कर रही है ग्रोथ को, ये 6 महीने हमारे हिसाब से और चलेगी। अगर डेटा पॉइंट्स अच्छी आती हैं तो फिर ग्रोथ का चांस आएगा। अगर मान लीजिए कि नहीं आती है तो वैल्यू थोड़े दिन और चलेंगे। श्रीधर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप 18 आवर्स स्वदेश को समय दे रहे हैं। एक सवाल मेरे को आपसे पता करना है, अभी आईटी के ना नंबर आ चुके हैं तीनों मेजर कंपनीज के, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो। इनफैक्ट एक परफेक्ट पिक्चर अभी बन गई है या फिर अभी आप क्लिक नहीं करेंगे, अभी 2 क्वार्टर और देखेंगे उसके बाद क्लिक करेंगे? तो आईटी सेक्टर का ये है कि उनका जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू यूएस यूरोप से आता है और वहाँ पे जैसे एक रिसेशन वाली एक आउटलुक बनी हुई है। नॉर्मली रिसेशनरी एनवायरनमेंट में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कंपनीज कम करती हैं और आईटी बजट वही डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। तो हमारे हिसाब से
फोर्थ क्वार्टर के बाद जब कंपनीज गाइडेंस देंगी उसके बाद ही एक क्लियर पिक्चर इवॉल्व निकलेगा इसमें। तो हम इसमें थोड़ा अंडरवेट ही हैं आईटी सेक्टर में, और एक क्लियर व्यू हमें फोर्थ क्वार्टर के बाद ही मिलेगा। तो करंट पोजीशन हमारी अंडरवेट है। श्रीधर, एक बहुत बड़ा इंडियन कंग्लोमरेट, वर्ल्ड के टॉप 3 में उनका नाम, अब बहुत दिनों बाद उनके जो मेन होल्डिंग कंपनी है उनका एफपीओ आ रहा है। मैं स्पेसिफिक स्टॉक या एफपीओ पे आपकी राय नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से उनका बिजनेस इवॉल्व हुआ, बहुत सारे, अगर हम सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन दिखा सकें, अदानी एंटरप्राइज बहुत सारे बिजनेस में बड़ा स्टेक होल्ड कर रही है। और हमारे जो कॉलीग्स हैं ईटी में, उनका ये मानना है कि बड़े बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स इसके अंदर इच्छा रखते हैं। हमने पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आई थिंक कोविड के बीच में बड़े बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स का रुझान देखा। तो मैं आपसे ये व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स सॉवरेन वेल्थ फंड्स में काम करते हैं, आप समझते हैं उनकी थिंकिंग। वो इंडिया में सॉवरेन वेल्थ फंड्स का इंडियन मार्केट लिस्टेड स्पेस में काम बढ़ता जा रहा है। मुझे कोई बता रहा था कि आदिया पहले 2 लोग इंडिया डेडिकेटेड थे, अब 6 लोग इंडिया डेडिकेटेड हो गए। तो उनका व्यू किस तरह से बन रहा है, क्योंकि ये रेगुलर एफआईआईज नहीं है, रेगुलर एफआईआई तो सेल कर रहे हैं। वो किस तरह के स्टॉक्स में इच्छा रखते हैं और इंडिया अपॉर्चुनिटी कैसे बन के आ रही है? सो इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, टिपिकली मेरी पिछली जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी मॉर्गन स्टैनली में, हम काफ़ी ये आइडिया और दूसरे वेल्थ फंड्स के साथ इंटरेक्ट करते थे। उनकी आउटलुक नॉर्मली 5 से 10 साल की रहती है, और वो वैसे कंट्रीज़ में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे ग्रोथ आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग हो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जनरली एक अच्छी एक एनवायरनमेंट है। तो इंडिया जो है, इनकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बॉक्सेस वो अच्छा टिक करती है। तो उसके बाद देन वो स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे। तो जैसे आपने कंपनीज के नाम बताए, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, इनके एसेट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने एसेट्स क्रिएट किए हुए हैं इंडिया में, एंड वो एसेट्स अब मोनेटाइज हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन फील्ड है, जैसे हमने 2007 में देखा था, एक बड़ी कंपनी की आईपीओ हुई थी और उनके हाथ में कोई एसेट नहीं था, वो ड्रीम था। पर इनके केस में जो है, आप एसेट्स देख सकते हैं ऑन द ग्राउंड। यू कैन क्वेश्चन द वैल्यूएशन, बट द एसेट्स आर देयर। आपने दूसरी कंपनीज की भी बात की, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जिनका मोनेटाइजेशन हुआ, कोविड के समय भी उन्होंने मोनेटाइजेशन किया, तो उनके भी एसेट्स ग्राउंड पे थे। तो एसेट्स जहाँ रहते हैं और वो उसका वैल्यूएशन फिर अच्छा मिल जाता है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न और हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न में बहुत फर्क है, क्योंकि वो डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया विल बी अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। इंडिया की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एफडीआई के लिए बहुत अच्छी, बहुत शानदार रहेंगी। ओके श्रीधर, दूसरी बात ये, आपने जो वैल्यू वर्सेस ग्रोथ की बात की, हम देख रहे हैं कि हाई पी स्टॉक्स में करेक्शन आ रहा है, क्योंकि वो हाई ग्रोथ भी थे। सो 180 टाइम 160 टाइम डीमार्ट हो गया, 80 टाइम गिरने के बाद, अभी भी महंगा है कईयों के हिसाब से। ऐसे मार्केट में आप कहाँ पे अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हैं? एक तो पीएसयू ट्रेड है जो आपका इन्वेस्टमेंट बन रहा है और वो अभी लास्ट कर रहा है, और कहाँ पे आपको पॉकेट्स ऑफ रीजनेबल वैल्यूएशन एंड गुड ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है? तो एक तो ये समझना है कि हमारी जो इकोनॉमी अभी रिकवरी पे आ रही है, ये के शेप्ड रिकवरी दिखा रहा है, जहाँ पे मिड और स्मॉल, मिड एंड लोअर मिड इनकम वाले जो लोग हैं, वहाँ पे थोड़ा हम जो देख रहे हैं स्लो डाउन है। तो उनकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो रही है। इनफैक्ट किसी एक रिटेल कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि जो मंथली इनकम जिनका मान लीजिए 25 से 30 हज़ार का है, वो 10% महंगाई के कारण उनका जो है कॉस्ट बढ़ रहा है फॉर द मंथली बिल्स। सो दैट्स ऑलमोस्ट से 2500 से 3000 रुपए। वो पैसा जो पहले डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जा रहा था, वो अभी महंगाई के कारण कम हो रहा है। इसके लिए उनका डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो रहा है। बट एज यू मूव अप द लैडर, जो हायर इनकम वाले हैं और मिड से थोड़े हायर, वहाँ पे स्पेंडिंग अभी भी कायम है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कंपनीज जहाँ पे 2 व्हीलर्स 100 to 125 सीसी स्ट्रगल कर रही है,
वहीं आप देखेंगे कि 500 के ऊपर जो सीसी अभी है बिक रही है। या ईवी की जो स्कूटर है, जो 1,50,000 प्लस की जो स्कूटर्स है वो अच्छी बिक रही हैं। मर्सिडीज अच्छी बिक रही हैं, लेकिन मारुति की तो लोअर एंड लैंडमार्क का आईपीओ आपने एनालाइज किया? एग्जैक्टली, आप उनके नंबर देखिए तो सोल्ड आउट है। Exactly. तो मैं खाली ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो के शेप रिकवरी का एक हम फिनोमेनन देख रहे हैं, तो इसके लिए बाकी जो वैल्यू एक पूरा सेक्टर नहीं ले सकते, आपको इंडिविजुअल स्टॉक देखना है, और इसमें मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे बहुत ग्रोथ है एंड मार्केट ने बराबर प्राइस नहीं किया है। सो आई वुड पुट इट दिस वे कि वेरी डिफिकल्ट टू से कि एक सेक्टर है ये पूरा आप ले लो। लाइक कमोडिटीज में कुछ ऑप्शंस है, लाइक नॉन फेरस में अगर चाइना खुल जाती है, जो कि बात हो ही रही है, तो आपको दिखेगा कि नॉन फेरस में वापस डिमांड आने लगेगी। सो आई थिंक दीज आर प्लेज यू हैव टू बैलेंस कि आपकी बट वैल्यू ये क्या है। सस्टेनेबल लग रहा है। मेटल में पिछले वीक बहुत इंटरनेशनल मेटल में भयंकर रैली आई, और इंडियन मेटल स्टॉक्स एक बार को करेक्ट होके साइडवेज हो गए, लोग सीरियसली नहीं ले रहे। आपको लगता है कि ये एक इसको रिकंसिडर करना चाहिए? मुझे लगता है नॉन फेरस में काफी अपॉर्चुनिटी है। वॉलेटिलिटी कमोडिटीज में ऑलवेज रहती है, लेकिन अगर चाइना की हम बात करें और अगर वो एक्चुअली खुल जाती है फुल्ली, देन चाइना इन मोस्ट मेटल्स 20-30% ऑफ द डिमांड चाइना से ही आती है, वो जो अभी बहुत लो चल रही है, तो उससे फर्क पड़ सकता है। बट मेटल्स के शाइन पर क्या कॉन्फिडेंस आता है, या आपको लगता है कि स्टिल इट्स अ रिस्की बेट? मेटल्स ऑलवेज थोड़ा रिस्की बेट ही है। आई मीन इट इज फॉर नॉट द फेंट हार्टेड एज दे से। तो उसमें मूवमेंट बहुत ही वॉलेटाइल रहता है, पर ओवर अ पीरियड एटलीस्ट नॉन फेरस में दिख रहा है जैसे अपॉर्चुनिटीज है। ओके श्रीधर, डिफेंसिव प्लेस को कैसे देखा जाए? क्योंकि बाजार में जब कह सकते हैं कि कॉन्शियस आउटलुक होता है या गिरावट हावी होती है, तो अमूमन डिफेंसिव की तरफ बढ़ा जाता है। आपका कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और डिफेंसिव प्लेस पर है? सो ऐसा है कि हमारी जो मैंडेट है एब्सोल्यूट रिटर्न वाली मैंडेट है। पहले जो मैं मॉर्गन स्टैनली में था तो हम इंडेक्स बेंचमार्क करते थे, तो हम छुपने के लिए डिफेंसिव स्टॉक्स में रहते थे। क्योंकि हमारी मैंडेट थी कि बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना, तो हम छुपने के लिए इधर उधर भटकते थे। तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न 22 में कैसा रहा? हाँ, बहुत ही अच्छा रहा। नंबर तो मैं बता नहीं सकता हूँ, पर आपने ये देखा होगा कि वैल्यू स्टॉक्स जो है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया उन्होंने, तो नथिंग टू कंप्लेन। आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस फॉर 23 आल्सो। गुड। श्रीधर, ये इंफ्रा स्टॉक्स को लेकर भी काफ़ी चर्चा है मार्केट के अंदर। एक तो बहुत अच्छे से चले हुए और काफ़ी सालों के बाद एक कंटिन्यू इसमें इफेक्ट आ रहा है, यानी कि लगातार ये चल रहे हैं। इनकी वैल्यूएशन पर आपको कोई क्वेश्चन, तो कोई डाउट तो नहीं है ना? अभी और चल सकते हैं क्या? क्योंकि ये बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सरकार की नीयत साफ है, उनको तो काम ही करना। वो कह रहे हम तो विकास करेंगे। सो इंफ्रा स्टॉक्स में यही है कि ये स्टॉक स्पेसिफिक बहुत इसमें काम करना पड़ता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बहुत इश्यूज आती है इंफ्रा स्टॉक्स में। ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 20 साल से अगर आप इंफ्रा स्टॉक्स देखें तो इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आते ही हैं। बट उसका ये मतलब नहीं है कि सारी कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इश्यूज हैं। अगर आप पिक एंड चूज़ करेंगे तो इसमें बहुत अच्छे कंपनीज भी हैं। और जैसे आपने कहा, गवर्नमेंट बजट से फैली सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है केपेक्स के लिए कर रही है। प्राइवेट केपेक्स अभी भी वो लेवल पे नहीं पहुंची। अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्टर की बात भी सुने, उन्होंने बोला कि हनुमान जैसे प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने पहाड़ उठाया, वैसे उनको भी केपेक्स के लिए करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट इज़ पुशिंग द प्राइवेट सेक्टर, पर वो एक्चुअल नंबर्स में नहीं दिख रहे हैं। अनाउंसमेंट्स बहुत हुई हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत स्टॉक स्पेसिफिक है, पर अपॉर्चुनिटी बहुत है और आगे ये बजट में भी दिखेगा। अगर नंबर फॉर केपेक्स इज वेरी गुड, सम ऑफ दीज कंपनीज अच्छा कर सकती हैं। एब्सोल्युटली श्रीधर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवाल के जवाब देने के लिए, आपकी एनालिसिस। और इनफैक्ट हम यही बेस्ट विशेस आपके लिए करते हैं कि आप इसी तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में घूमते रहें, और इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन को लेकर जो आप कई सारे कदम उठा रहे हैं, उठाएं। मार्केट के भी टाइगर हैं और टाइगर को शूट करना भी बहुत पसंद करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू श्रीधर।